हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में। और जैसा कि दोस्तों हमेशा मैं आपको टाइम टू टाइम डीआरडीओ सिस्टम 11 का अपडेट दे रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे का मुझे कमेंट आया है कि सर इसमें प्रोविज़नल क्वालिफ़िकेशंस प्रोविज़नल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे सेलेक्ट करेंगे वो लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेक करेंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री। इस तरह से मतलब कौन से क्वालिफिकेशंस एलिजिबल हैं, बीएससी वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या और मेडिकल फिटनेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट ये लेकर के आया हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका सारा डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है उसमें क्या होगा, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से करवाया जाएगा। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप सभी को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं हम कि आखिर ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। सॉरी, ये रहा दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने क्या दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी टू assess the eligibility will be done before the declaration of टायर 2 रिजल्ट। यानी इनका कहना है कि टायर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले हम जो है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। दैट मीन्स आपने जो भी अपलोड किया है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन मोड में, वो सारा को मैं एक बार चेक करूंगा और चेक करने के बाद जो एलिजिबल होंगे उन्हीं का टायर 2 में सिलेक्शन होगा, उन्हीं का टायर 2 में रिजल्ट आएगा। यहाँ पे लिखा है क्लियर, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशंस में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया उसका वो स्क्रूटनी करेंगे, उसको वो चेक करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या जितने भी सीबीटी 2 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं वो क्या सारे के मार्क्स को चेक करेंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है, यहाँ पे ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, क्लियर बोला है, बेस्ड ऑन टायर 2 मेरिट लिस्ट। यानी कहना चाह रहे हैं ये कि ये टायर 2 के जो मेरिट बनेगा उस बेसिस पे ये स्क्रूटनी करेंगे डॉक्यूमेंट का, और सारे कैंडिडेट का स्क्रूटनी नहीं होगा, सिर्फ उन कैंडिडेट का स्क्रूटनी होगा जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 50 सीट है तो ये क्या करेंगे, पहले रिजल्ट बनाएंगे, 50 कैंडिडेट को वो सेलेक्ट करेंगे, टॉप 50 कैंडिडेट को। और जैसे ही इनको 50 कैंडिडेट मिल जाएंगे तो वो 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। यदि वो 50 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, सारे चीज़ सही मिल जाते हैं, सारे एलिजिबल मानते हैं, तो वो 50 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर करके और वो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे वाले स्टूडेंट का वो स्क्रूटनी नहीं करेंगे। तो यदि बीच में कोई एक दो चार स्टूडेंट जो इनएलिजिबल फाउंड होते हैं या फिर कुछ गड़बड़ मिलता है, तो उस केस में 50 के बाद जितना उनको स्टूडेंट का ज़रूरत होगा उतने स्टूडेंट को वो आगे स्क्रूटनी करेंगे और उनका फिर सिलेक्शन में वो नाम रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा है प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसमें सबसे पहले क्या था आप सभी को मालूम है, ये तो आप सभी को पता ही था कि ये टायर 1, ये आपको तो पता ही था दोस्तों। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ। हाँ, ये तो आपको मालूम ही था। टायर वन और टायर 2 एग्जाम होना था जिसमें आपका 40% लाना था यूआर ओबीसी के लिए, 35% लाना था आपका एससी एसटी के लिए। उसके बाद ये भी बताया था कि टायर 2 के लिए जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट होंगे वो 1:10 में होंगे एस टी ए बी के लिए, और 1:15 में होंगे आपका टेक्नीशियन ए के लिए। तो ये तो पहले से ही मालूम था सारे स्टूडेंट को, तो उस तरीके से सीबीटी 2 का एग्जाम भी हुआ। अब कन्फ्यूजन जो था यहाँ पे कि सर
सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, तो उसका स्क्रूटनी वो लोग कितने स्टूडेंट का करेंगे, तो ये मैं आपको बताया कि वो सारे स्टूडेंट का स्क्रूटनी नहीं करेंगे। जिनका जिनका वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे टॉप 50 सीट है तो टॉप 50 स्टूडेंट का वो स्क्रूटनी करेंगे, बाकी स्टूडेंट का वो स्क्रूटनी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपका क्या होगा। तो इसमें भी दोस्त आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्लियर कट इन्होंने बताया है कि टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड इन्होंने जारी किया था, यानी ये पहले ही बोल रखा था कि टायर 1 और टायर 2 का एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड इन्होंने जारी किया है उसमें ये एलिजिबिलिटी चेक नहीं किया है, यानी बिना चेक किए हुए आपको एग्जाम देने का परमिशन दिया। और इन्होंने बताया था कि आपको स्क्रूटनी में किसी तरह से फॉल्ट होगा तो आपको वहाँ से वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सी नंबर पॉइंट में आप पढ़िएगा, ये सी नंबर में यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट द प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी विल बी डन बाय सेप्टम एज पर मेरिट टिल सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट आर अवेलेबल फॉर नॉमिनेशन। ये बोल रहा है कि हम सारे का नहीं करेंगे, जब तक हमको सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिल जाता है तब तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और हमको स्टूडेंट यदि मिल जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी जो है वो रोक देंगे वहीं पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हम इस तरीके से प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट करेंगे, जो एलिजिबल होगा उनको वो मेरिट लिस्ट में रखेंगे, और जो एलिजिबल नहीं होगा उनको वहाँ से वो बाहर कर देंगे। तो ये था दोस्तों प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। इसके बाद बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा तो बीएससी है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दोस्त इन्होंने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया था, आप देख सकते हैं, ये है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे इन्होंने क्या बोला था कि वैसे कैंडिडेट जिनका बीएससी या डिप्लोमा है, लेकिन इसमें भी एक खेला किया था इन्होंने, ये बीएससी और डिप्लोमा तो लिखा है, लेकिन ये क्या बोला है, लेड डाउन अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट कोड द फॉलोइंग टेबल। इन्होंने एक टेबल दिया था, उसके टेबल के बगल में इन्होंने लिखा था कि जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें बीएससी मेंशन नहीं था। तो मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों कि उस रिस्पेक्टिव पोस्ट जो पोस्ट कोड के सामने जो दिया हुआ था क्वालिफिकेशंस, उस क्वालिफिकेशन में आप यदि लाइव नहीं करते हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल। यानी कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं मैं, तो वहां पे बीएससी एलिजिबल नहीं था, उन्होंने उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिखा था, और उसमें भी लिखा था कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल थे कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी था, उसमें भी आपका बीएससी एलिजिबल नहीं था, सिविल में भी बीएससी एलिजिबल नहीं था। बात कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें बीएससी इन फिजिक्स फिजिक्स के लिए बीएससी इन फिजिक्स होना था। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो बीएससी इन केमिस्ट्री होना था। तो इस तरीके से जो उन्होंने मेंशन किया था टेबल में, वो आपके क्वालिफिकेशन से मैच कर रहा है देन यू आर एलिजिबल। यदि आपके क्वालिफिकेशन से वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखा था, ये सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, ये वाला, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट पोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और डिसिप्लिन एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी इन्होंने एक डेट दिया था, क्रूशियल डेट दिया था, और वो डेट था 1/1/2026। उस डेट तक आपका कोई भी हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है तो इन्होंने क्या लिखा था, सेल नॉट बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूटमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएंगे, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पता अब बात आती है कि ये चेक कैसे करेंगे। तो दोस्तों इनके पास हो सकता है कुछ उस तरीके का ऑप्शन होगा जिसके वो कैंडिडेट को वेरीफाई कर सकते हैं कि इनके पास हायर क्वालिफिकेशन है या नहीं, क्योंकि फॉर्म भरवाते समय इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स लिए हैं, लाइक आधार नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, या फिर हो सकता है डायरेक्ट किसी
एआईसीटी वगैरह से कंसल्ट करके वो अपना ये कर सकते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये अपना वेरिफिकेशन तो करेंगे ही, बैकएंड में वेरिफिकेशन करेंगे या फिर स्क्रूटनी के टाइम पे वेरिफिकेशन करेंगे। जो स्क्रूटनी के टाइम पे पकड़े जाएंगे हायर क्वालिफिकेशन वाले, उसको स्क्रूटनी में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाई चांस यदि वो बच जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलते रहता है 2 साल तक, 3 साल तक। जब भी वो पकड़े जाएंगे कि उन्होंने डीआरडीओ से कोई भी बात छुपाई है, तो उसी टाइम उनके ऊपर वो लीगल एक्शन लिया जा सकता है और उनको वहीं से डिस्क्वालीफाई करके और जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे जो भी कदम उठाएंगे वो ध्यान में रखते हुए उठाइएगा। तो ये था दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट सूचना दोस्तों, जिनका डीआरडीओ में कम मार्क्स बन रहे हैं वो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बिहार में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी बीटीएससी लैब असिस्टेंट, इसका मैं कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा कि बीटीएससी लैब असिस्टेंट के लिए क्या करना है, कैसे उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। सीट काफ़ी अच्छी थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका जैसे ही वीडियो मैं लाऊंगा आप सभी को नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाएगा। तो ये मैं बहुत जल्द आज शाम तक या फिर कल तक मैं इसका वीडियो लेकर के आऊँगा और कंप्लीट रणनीति में बताऊँगा कि किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है ताकि इसमें सिलेक्शन ली जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल फिटनेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा तो आई विजन जो है वो 6/18 है, किसी ने मैसेज किया सर मेरा आई विजन 6/12 है, 6/24 है, तो क्या मुझे डीआरडीओ छाड़ देगा? तो मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि यदि आपका मेडिकल फिटनेस में आई को लेकर के कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये इन्होंने दिया है कि हम इस तरीके से आई जब मतलब आपका डिस्टेंस विजन ऐसा होने से भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि बेटर आई के लिए 6/6 होना चाहिए, 6/12 होना चाहिए और 6/9 होना चाहिए। लेकिन वर्स्ट केस में इन्होंने बोला है कि 6/12 भी है तो कोई इशू नहीं है, 6/18 भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने बताया है। उसके बाद ये इधर देख सकते हैं आप कि नीचे में भी बताया डिस्टेंस विजन के लिए 6/9, 6/18, 6/12। इधर वर्स्ट आई के लिए भी बताया 6/18, 6/24। तो आपका इस तरीके से भी डिस्टेंस विजन या फिर नियर विजन है तो कोई इशू नहीं है, मेडिकल में आप छांटे नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक चीज और लिखा है, ये चीज आप पढ़ सकते हो, ये वाला पैराग्राफ जिसमें लिखा है कैंडिडेट्स डायग्नोस्ड विथ नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस as determined by prescribed medical authority shall be declared medically unfit for appointment to post. Such candidates shall not be considered for selection or offer appointment. इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आपका यदि नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस होता है और कोई भी मेडिकल अथॉरिटी आपको लिख दिया है कि आप अनफिट हो अपॉइंटमेंट के लिए, तो इस केस में आपका सिलेक्शन में वो सिलेक्शन या फिर अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, वो सेलेक्ट करने से इनकार करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कलर ब्लाइंडनेस होता है या फिर नाइट ब्लाइंडनेस है और मेडिकल अथॉरिटी जो है वो लिख देता है सर्टिफिकेट में कि अपॉइंटमेंट के लिए अनफिट है, मेडिकली फिट नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये था दोस्तों आपका मेडिकल फिटनेस के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आँख किस तरह से आपका होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उसके लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्त नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर अभी तो हमारा ये प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या फिर से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली होगा? तो हाँ दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली होगा और वो आपका किया जाएगा कब? जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद जिस यूनिट में आपका पोस्टिंग होगा, जहाँ जिस डीआरडीओ लैब में आपका पोस्टिंग होगा, उस लैब के द्वारा आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और वहाँ पे सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो जमा करना होगा, दिखाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़िए, इसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स विल बी डन बाय कंसर्न्ड डीआरडीओ लैब।
प्रायर टू इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, इन्होंने क्लियर बोला है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले जो भी आपका डीआरडीओ का लैब अलाउड होगा वहाँ पे जा करके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा वहाँ पे दिखा है क्या, इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जैसा कि इन्होंने एस सी एस टी का, ओ बी सी एन सी एल का या ई डब्ल्यू एस का ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट लेकर के वहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद जो बेसिक सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपका मैट्रिक का हो गया, या फिर आपने डिप्लोमा एलिजिबल था तो यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, या एस सी एस टी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी है तो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद और भी आपको यदि रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उस रिलैक्सेशन से रिलेटेड आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपको वहाँ पे दिखाना होगा, तभी आपके पास ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, आप तब आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब एक चीज़ बच्चों का और कन्फ्यूजन था, जैसे इन्होंने बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया मुझे कि सर मैं तो पहले से जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे एनओसी की ज़रूरत है। तो हाँ दोस्तों, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर के थ्रू। जैसे कि इन्होंने एच वाला पॉइंट में लिखा है, कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मे अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली ड्यूली इन्फॉर्मिंग देयर एम्प्लॉयर एंड ऑब्टेन एनओसी थ्रू प्रॉपर चैनल। यानी एनओसी आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने ये भी लिखा है, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल, यानी आप यदि नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनओसी तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द किया जा सकता है। और दोस्तों एक और कन्फ्यूजन इसमें बच्चे का क्या है कि सर फॉर्म भरते समय तो मेरे पास जॉब नहीं था, लेकिन अभी मैं जॉब ज्वाइन कर लिया हूँ तो क्या मुझे भी एनओसी चाहिए। तो हाँ मेरे दोस्तों, आपने डीआरडीओ ज्वाइन करने से पहले कहीं दूसरे जगह पे जॉब ज्वाइन किया है, यहाँ तक कि आपने फॉर्म भरते समय जॉब नहीं कर रहे थे और अभी आप जॉब में चले गए, तो अभी उस केस में भी आपको एनओसी लेना ज़रूरी होगा। एनओसी आप यदि नहीं लेते हैं तो उस केस में आपको हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी पता चल पाए कि आखिर ये सारे चीज़ है क्या, जिसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताया, सारे चीज़ समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर भी यदि किसी तरह का क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये ये सारे डॉक्यूमेंट पाने के लिए आप अपना हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आपको सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। प्री स्क्राइब फॉर्मेट जो है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।